आप सभी को मेरा प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है राहुल गांधी जी द्वारा जनरल नरवणे की किताब का विमोचन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अभी आपने देखा 2 तारीख का दिन था जब संसद में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद नेताओं का उनके बारे में कुछ कहना रहता है, संसद में बोलना रहता है। उसके उस समय की बात है कि राहुल गांधी जी संसद में आए और संसद में उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में न बोलकर उन्होंने शुरुआत किया जनरल नरवणे की किताब के बारे में उन्होंने बोलना चालू किया है। उन्होंने बोलते समय द कारवा पत्रिका का एक लेख जो प्रस्तुत किया, जिसमें जनरल नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कुछ अंश उद्धृत किए। उन्होंने वहां पे राहुल गांधी ने दावा किया कि उस किताब में पूर्व सेना प्रमुख ने लिखा था कि जब उन्होंने राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित अन्य नेताओं को चीनी टैंकों के आने के बारे में सूचित किया तो उन्हें लंबे समय तक कोई सीधा जवाब नहीं मिला। ये उनका उस पत्रिका में जो लिखा था उसके बारे में उनका कहना था। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश उन्हें यह था, जो उचित समझो वो करो। मतलब वो कहना चाहते थे कि जब सेना के जवान जहां पे बॉर्डर पे थे और चाइना के लोग सैनिक टैंकों के साथ आ रहे थे, उस समय जब वहां के सेना प्रमुख ने राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री जी को फोन किया और आदेश मांगा, तो इन्होंने कह दिया कि भाई वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जो चाहते हो, जिस तरीके से चाहते हो आप उसको करो। अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने प्रभावी रूप से सेना प्रमुख को यह मामला संभालने के लिए कहा क्योंकि वे खुद निर्णय नहीं ले सकते थे। अब ये उनका प्रधानमंत्री और वहां के अपने भारत के गृह मंत्री के बारे में बोला। हालांकि जब से यह सरकार आई है, इस सरकार ने सेना को फ्री हैंड दिया हुआ है, चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट हो या चाहे किसी और के अगेंस्ट हो। लेकिन कुछ ट्रीटी साइन हुई है चाइना के साथ कि बॉर्डर पे हम फायरिंग नहीं कर सकते हैं, बॉर्डर पे जो हथियारों के साथ हम आ जा नहीं सकते हैं। इस तरीके का कुछ ट्रीटी साइन हुआ है। अब वहां पे कब उन्होंने फोन किया, किसको फोन किया, इसका जिक्र तो राहुल गांधी जी ने नहीं किया। लेकिन हां, बस केवल उन्होंने ये जिक्र किया और ये बताने की कोशिश किया देश को कि ये दोनों जन, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, ये लोगों के पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। अब निर्णय सरकार लेती है और वो कैसे लेती है, किन लोगों के साथ मिलकर लेती है, ये तो सरकार ही जानती है। क्योंकि जब 2 देशों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां पे ऐसा नहीं है कि हमने अपने किसी रिश्तेदार को फोन किया, भाई ये मुझे मार रहा है, आप जल्दी भाग के आ जाओ। अब उसको आने में भी देर लगती है। तो अगर अच्छा समझो कोई डिसीजन भी अगर हमें लेना होता है तो प्रधानमंत्री केवल अकेला डिसीजन नहीं ले सकता है। प्रधानमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास और रक्षा मंत्री के पास भी बहुत सारे सलाहकार होते हैं। उनकी मीटिंग बुलानी होती है और उनको उस घटना के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जब सबका एक डिसीजन होता है कि हमें इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस हिसाब से फिर तब जाके आगे कार्यवाही के लिए उन्हें सूचित किया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको इस तरीके से सूचना मिली और आप वहां पे कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब कोई आपको मार रहा है तो आप उसको मार नहीं सकते हैं, ऐसा भी कहीं रूल में नहीं है। सेल्फ डिफेंस भी है। आप बॉर्डर पे हैं तो उतना इक्विपमेंट आपके साथ दिया जाता है। मतलब
सैनिकों को दिया जाता है कि वो उस समय उस स्थिति को किस तरीके से संभाल सकें। लेकिन कुल मिला के राहुल गांधी है, राहुल गांधी जो भी बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं, कहते हैं, उनका तो जवाब देने की किसी की हिम्मत नहीं बनती है, क्योंकि वो बातें ही ऐसी करते हैं। अच्छा, जब वो बोल ही रहे थे इसके बारे में, तब तक राजनाथ सिंह जी खड़े हुए और बोले कि भाई जो ये किताब के बारे में कह रहे हैं, जनरल नरवणे जी ने जो लिखा है, वो किताब तो प्रकाशित ही नहीं हुई है। और संसद में जब आप किसी बात को कहते हो तो उसका एक तथ्य होना चाहिए। आप खुद से किसी तथ्य को प्रमाणित तो कर नहीं सकते हो। आप तथ्य जो भी है वो किसी किताब से, किसी अन्य तथ्यों से उसको आपको प्रमाणित करना पड़ता है, तब आप बोल सकते हो। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये जो समय है, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय जो वहां पे बोला जाता है उसका समय है। इस समय एज पर रूल आप किसी दूसरी घटना का जिक्र नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, उन्होंने उसका जिक्र किया। और वो ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जिसका ना सर हो ना पांव हो। मतलब हां, वो सेटिस्फाई है, इंपॉर्टेंट ये है। और बाकी उनके तो आगे पीछे जो है वो उनको तो सर्टिफाइड कर ही लेंगे, क्योंकि आज तक के उनके निर्णय जो भी रहे हैं, उनके निर्णय के साथ उनकी पार्टी खड़ी रहती है, उनके लोग खड़े रहते हैं। अगर जिनको नहीं समझ में आता है वहां से इस्तीफा देके चले जाते हैं, खत्म। लेकिन राहुल गांधी के जो दिमाग में आता है वो वही करते हैं। अब ये तो मैंने बताया कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कारवां पत्रिका के बारे में, लेकिन एक्चुअल में कारवां पत्रिका में क्या छपा था वो मैं आपको बता रहा हूं। वो है कि पत्रिका ने जो छापा था एकदम एग्जैक्ट उसके अंश ही मैं आपको बता रहा हूं। 31 अगस्त 2020 की रात 8:15 पर भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को एक फोन कॉल प्राप्त हुआ। उन्हें जो जानकारी मिली वो बेहद चिंताजनक थी। 4 चीनी टैंक पैदल सैनिकों के समर्थन के साथ पूर्वी लद्दाख के रेचिन ला की ओर जाती एक खड़ी पहाड़ी पगडंडी पर चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। 1 किलोमीटर थे अभी वो, मतलब वो एक चट्टान ऐसी थी जो ऐसे खड़ी चट्टान थी, वो 1 किलोमीटर पहले थे, वो दिखा उन्होंने। जोशी ने तुरंत इस गतिविधि की जानकारी थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को तत्काल समझ लिया और उनको समझ में आ गया कि ये टैंक कैलाश रेंज पर स्थित भारतीय मोर्चों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। वहीं रणनीतिक ऊंचाई जिसे भारतीय बलों ने कुछ ही घंटों पहले चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ एक खतरनाक दौड़ में अपने कब्जे में लिया था। अब इसकी बात वो नहीं कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने चीन के कुछ जगहों को अपने कब्जे में ले लिया था और उस जिस पे भारतीय सेना ने कब्जा किया था उस जगह को कब्जा करने के लिए चीनी सैनिक वहां पे आ रहे थे। अब देखिए महत्वपूर्ण ये है, वो भारतीय जमीन के ऊपर कब्जा करने नहीं आ रहे थे, वो उस जमीन पे कब्जा करने के लिए आ रहे थे जिस जमीन को भारतीय सेना ने युद्ध के मार्फत या किसी भी तरीके से उसको अपने कब्जे में लिया था। लेकिन हां, आपको अगर किसी को मिसगाइड करना है और केवल वाहवाही लूटना है तो फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसके बारे में आपको बता। अब विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC जो दोनों देशों के बीच वास्तविक सीमा है कि इस कठिन भूभाग में ऊंचाई का हर 1 मीटर रणनीतिक प्रभुत्व का प्रतीक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय सैनिकों ने एक इल्यूमिनेटिंग राउंड, मतलब वो क्या होता है कि एक फायरिंग ऐसी होती है कि जो उसमें से रोशनी निकलती है, उसको दागा और मुझे लगता है ये उसको दाग के ये बताने की कोशिश किया गया कि हम आपको देख रहे हैं और लोगों को सूचना और अन्य जो सैनिक हैं उनको भी सूचना दिया गया ये फायरिंग के माध्यम से। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, चीनी सेना आगे बढ़ती रही। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनरल नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को लगातार फोन करना शुरू कर दिया। ओके, उसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को फोन किया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को फोन किया और विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी उन्होंने फोन किया था। उनका ऐसा कहना है कि मतलब एक बाय एक, वन बाय वन फोन करते रहे। अब चूंकि मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो वो उनका चैनल क्या होता है, किस तरीके से वो किसको फोन करते हैं, किसको नहीं फोन करते हैं, ये तो उनका चैनल होता है। उनका डिसीजन कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, उनका है। आगे उन्होंने क्या लिखा उसमें, जनरल नरवणे अपनी अभी तक अप्रकाशित आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में आगे लिखते हैं, मैंने हर एक से केवल यही सवाल किया कि मेरे लिए क्या आदेश है। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और तत्काल स्पष्ट निर्देशों की आवश्यकता थी। एक निर्धारित प्रोटोकॉल मौजूद था। जनरल नरवणे को स्पष्ट आदेश थे कि शीर्ष स्तर से अनुमति मिले बिना गोली नहीं चलानी है। एग्जैक्टली ये तो एक ट्रीटी में साइन हुआ था कि भाई आप गोली वहां पे नहीं चला सकते हैं, और ये कोई भाजपा के सरकार में ये ट्रीटी साइन नहीं हुई थी। ये ऑलरेडी पहले कांग्रेसियों की, जब कांग्रेस की सरकार थी उसी समय यह ट्रीटी साइन हुई थी, जब इंदिरा गांधी जी थी, उसके बाद राजीव गांधी जी हुए थे। उस समय जब चीन से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया का, तो इस तरीके से ट्रीटी साइन किया गया था कि वहां पे गोलीबारी नहीं की जाएगी। इवन अगर वहां पे जो बॉर्डर की जो स्कॉटिंग होती है, उस समय भी कोई हथियारों के साथ नहीं आएगा जाएगा। अच्छा, अब ये बात 8:15 बजे की, 8:15 की बात। उसके बाद रात 9:10 पर जनरल जोशी का फिर से फोन आया। चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए अब दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे। आप सोच लीजिए, मतलब 1 घंटा में, 1 घंटा पहले वो 1 किलोमीटर की दूरी पे थे, अब 1 घंटा के बाद वो 1 किलोमीटर से कम दूरी रह गई थी। जाहिर सी बात है, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय करेंगे ही। उसके बाद 9:25 पर जनरल नरवणे ने एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन कर स्पष्ट दिशा निर्देश मांगे, लेकिन इस बार भी कोई आदेश नहीं मिला। ठीक है, मतलब 8:15 से ये चालू हुआ, 9:10 पर फोन गया, फिर 9:25 पे उन्होंने फोन किया, लेकिन तब तक किसी भी प्रकार का उनको कोई दिशा निर्देश नहीं मिला। तो वही मैंने बताया कि ठीक है, उनका फोन गया तो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, भाई ग्रुप की मीटिंग तो होनी ही है, क्योंकि ये मामला अपने देश के अंदर का नहीं है, किसी राज्य का नहीं है, ये चाइना जैसे देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। तो जब आप किसी देश के साथ इस प्रकार का, जब आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो प्रीमियरली एक्शन जो होता है वो वहां के सैनिकों के ऊपर रहता है, जहां तक मेरा मानना है। बाकी गोलाबारी करना, तोपों से गोलाबारी करना, इसके लिए तो नो डाउट यहां से आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी। लेकिन बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको यह दिशा निर्देश दे दिया कि आप जैसा चाहें, जैसा आपको बेहतर लगता है, आप उस हिसाब से आप काम कीजिए। अब ये बात रही कारवां में जो छपा था, जिसके बारे में राहुल गांधी जी संसद में बोल रहे थे, जो उनको बोलने नहीं दिया गया। भाई एज पर रूल जो बोलना था वो नहीं बोल रहे थे, इसके लिए उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। आगे अभी क्या है, जनरली मैं भी पहली बार सुना हूं ये कारवां के बारे में। लेकिन ये जब मैंने इंटरनेट पर सर्च मारा तो मुझे पता चला कि ये द कारवां जो मैगजीन है, मैगजीन निकालती है, पेपर भी निकालती है, इसकी जड़ें जो है ना, ये जड़ें विदेशों में हैं। जैसे अपना बीबीसी है ना, बीबीसी, वही बीबीसी जो कोरोना के समय जाके नदियों के किनारे का वीडियो दिखा रहे थे, तो उस प्रकार का जो है, ये जो विदेशी
मीडिया होती हैं, जो जर्नलिज्म वहां से जो करते हैं, ये उनका एक तरीके से इंडिया में स्थापित किया गया एक ऑफिस है यह। जनरल नरवणे के बारे में जो कारवां पत्रिका ने इस किताब के बारे में जो छापा है, जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मैं कहता हूं जब इसको सरकार से क्लियरेंस नहीं मिला है तो फिर ये बातें सरकार के अंदर जो है वो द कारवां को कैसे मिल गई, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। क्या जनरल नरवणे ने उनको बताया, या जहां पे ये छपाई के लिए गई थी वहां से लोगों ने उनको कुछ बताया, या भारत सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये इनके बारे में कुछ बता दिया? आखिर ये सूचना आई कैसे? या तो ऑफिस से जो उनके गवर्नमेंट के ऑफिस बियरर होंगे उन्होंने इसको लीक किया होगा, या तो इस किताब को पब्लिसिटी पाने के लिए, इस किताब की पब्लिसिटी के लिए ये इस तरीके का नाटक रचा गया हो। द कारवां मैगजीन जानी ही जाती है, सरकार के खिलाफ लिखने के लिए ही यह मैगजीन जानी जाती है। और इसके ऊपर तो किसी अन्य मामले में, जो जम्मू कश्मीर का मामला था, वहां भी कुछ सैनिकों ने आतंकवादियों का मुठभेड़ किया था, उसमें मारा था और अन्य लोग मारे गए थे, तो उसको लेकर के भी इन लोगों ने बहुत सारा छापा था। उसके चक्कर में इनको नोटिस मिला था और इनको वो जो खबरें थी अपने साइट से इनको डिलीट करना पड़ा था। तो ये है द कारवां। कारवां अपने कारगुजारियों के लिए ही जानी जाती है, जैसे बीबीसी अपने कारगुजारियों के लिए जानी जाती है, वैसे द कारवां है। जब मैं द कारवां के बारे में सर्च कर रहा था तो द कारवां की साइट मुझे मिली। अब उस पर देख रहा हूं तो उसमें तो राजदीप सरदेसाई, जो आज तक का चीफ एडिटर है, वो उसको तो चारों तरफ ही वही था। इसका जो परिवार है तृणमूल कांग्रेस से, उनके भाई राज्यसभा के सांसद भी हैं। तो कुल मिला के ये द कारवां जो है उसकी कारगुजारी यही है कि देश में जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको मत बताओ, लेकिन हां कहीं से कुछ टिप्पणियां आती हैं तो उन टिप्पणियों को निकालो और वो ले जाके किसको दे दो? राहुल गांधी को। और राहुल गांधी जब ऐसे मामले संसद भवन में उछालेंगे तो नो डाउट इसको मीडिया कवर करेगी। इसको इंडियन मीडिया ही नहीं कवर करेगी, इसको पूरे देश दुनिया सब जगह की मीडिया कवर करेगी। इसके वजह से द कारवां तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये जो बुक है, अगर समझो वहां से ये बुक छपती है, जनरल नरवणे द्वारा लिखी गई, तो फिर उसका भी तो आप समझ रहे हैं। तो एक तरीके से वो राहुल गांधी संसद भवन में अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे नहीं कुछ बोल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल नरवणे की जो किताब है वो किताब का विमोचन करने वहां गए थे और वो कर भी दिए, क्योंकि 2 से 3 दिन तक वो किताब में जो लिखी गई बातें थी वही, उसी को वो बार बार ये कह रहे थे कि मोदी जी डर गए, ये डिसीजन नहीं ले पाए, गृह मंत्री डर गए, डिसीजन नहीं ले पाए, रक्षा मंत्री डर गए। लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि भाई वो डरे हैं या उन्होंने फ्री हैंड दे दिया है। अच्छा, उसके आगे ये भी नहीं उन्होंने बताया कि भाई समझो वो टैंक आ रहा था तो 1 किलोमीटर पे अभी भी रुका हुआ है कि 10-20 किलोमीटर तक और आगे आ गया है, क्योंकि आज की तो बात है नहीं, ये तो बात 2022-23 की है। अगर कुछ भी अगर कब्जा हुआ था भारत सरकार का या जमीन कब्जाई होती चीनियों ने, तो ये तो फिर उनके सैनिक भी कहते, क्योंकि जो उनसे झड़प हुई थी उसमें 22 या 40 समथिंग हमारे सैनिक मारे गए थे। तो क्या भारत सरकार ने उसको छुपाया था? तो अच्छा, कोई भी सेना क्या छुपा सकती है ऐसी बातों को? नहीं ना। तो अगर कोई चीन ने अगर कुछ कब्जा किया था तो फिर उसको भी नहीं छुपाते। और दूसरी बात, उसमें ही लिखा हुआ है कि भारतीय सैनिकों द्वारा जो कब्जा की गई थी पहाड़ी,
उसको वो लोग कब्जियाने जा रहे थे। सोच लीजिए, तो यहां पे ऊपर कौन है, प्रभुत्व किसका है, चीनी सैनिकों का कि भारतीय सैनिकों का? उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी जी 15-20 दिन तक यूजीसी का मामला चला, उत्तर प्रदेश में इतने बवाल हुए, मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह से यूजीसी के बारे में यू तक नहीं निकला। उल्टे वो बहुत खुश हो रहे थे कि बिना किसी सजा के, बिना किसी विवाद के जनरल कैटेगरी को सजा दिया जा रहा था उसमें। वो तो सुप्रीम कोर्ट जैसा था कि उसके ऊपर रोक लगा दिया। तो ये राहुल गांधी हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी को जो हमारे मुद्दे हैं, जो एक जनरल पब्लिक से रिलेट जो मुद्दे हैं, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना किससे है? उनको उन मुद्दों से लेना देना है जो हमसे रिलेट ही नहीं करता हो, जो एकदम से फेक हो, बेग हो, झूठा हो, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो। उन मुद्दों को लेते हैं वो, और ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से उनकी प्लानिंग होती है कि हम ये मुद्दे उठाएंगे, उसके बाद हम संसद को बाधित करेंगे और किसी तरीके का उसमें जवाब नहीं दे पाएंगे। और मेन बात यह थी कि अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के साथ डील हुई, जिसमें ट्रंप ने 50% तक टैरिफ लगा दिया था, उसको घटा के फिर उसने 18% किया। भाई अगर आप एक दिन के बाद उसको चुप हो जाते तो कम से कम हम लोगों को भी तो पता चलता ना कि ट्रंप ने कहां कहां टैरिफ घटाया, इंडिया ने कहां कॉम्प्रोमाइज किया, कहां कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसके बारे में तो आपने चर्चा ही नहीं किया। जब आप इसके बारे में चर्चा नहीं करोगे तो फिर हमको कैसे पता चलेगा? अब तो देखिए, संसद भवन में जो चीजें आती हैं उसमें मीडिया कवरेज करती है। जो भारत की जनता है, पहले तो नहीं ज्यादा लोग इंटरेस्टेड थे, लेकिन अब आप लोग जो बंदरों की तरीके से कूद फान करते हो ना, उनको बड़ा मजा आता है सबको देखने में, और गालियां भी खूब भर भर के देते हैं। तो ये सारी चीजें आती तो हम लोगों को भी पता चलता। अब तो हमको भी नहीं पता चल रहा है भाई डील क्या हुई क्या नहीं हुई, 18% टैरिफ है या वो 25%, अभी वो जो अलग से टैरिफ लगाया गया था वो अभी है कि नहीं गया, अभी हम लोग कंफ्यूज हैं उसके बारे में। उसके बारे में आप चर्चा नहीं करोगे, या कांग्रेस पार्टी भी नहीं चर्चा करेगी, कोई भी नहीं उसके बारे में चर्चा करेगा बस। तो मेरा कहना है कि आप अगर संसद में जा रहे हो तो आप किसी के किताब का विमोचन मत करो। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस किताब जब आएगी ना, जब उसका भारत सरकार क्लियर करेगी, आएगी मार्केट में, तो मैं ये कहता हूं अगर आपको बताना ही है ना तो प्रभु एक काम करो, आप खरीद लो सारी बुक उनकी, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप एक वहां पे लगा देना एक स्टॉल कि भाई ये किताब आप लोग लेके जाओ फ्री में। देखो भारत सरकार कैसे डर गई थी, मोदी जी कैसे डर गए थे, हम लोग भी उसको लेके पढ़ेंगे। भाई जो नहीं भी खरीदना चाहेगा आप फ्री में बांटोगे तो हम लोग भी जाके लेंगे। लेकिन आप तो बेमतलब का खबर फैला के उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, जनरल नरवणे की किताब का आपने उसका हेडलाइन तो बना ही दिया। अब जिसको नहीं खरीदना रहेगा वो भी खरीदेगा। मुझे लगता है इंसेंटिव आपको भी मिलेगा उसमें से, जो बिकेगी, जो चीजें रहेंगी, शायद आपको भी कुछ फायदा होगा। या तो वो जो कंपनी है जो छापती है उसको भी उससे भी आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा। द कारमा तो आपका है, आपके फेवर में तो बोलती ही है द कारमा। द कारमा चूंकि विदेशों से ही, क्योंकि आपके जब संसद चलने वाले होते हैं तो आपके मुद्दे जाहिर सी बात है विदेशों से ही आते हैं। तो ये पूरी तरीके से जो मुद्दा था ही नहीं वो मुद्दा आपने बना दिया, और जनरल जी का जो नरवणे जी का किताब का आपने विमोचन एकदम हाथ में रख के दिखा के फुल फ्लैश में। अब जब भी वो किताब आएगी, जैसे ही वो क्लियर होगा, सब लोग उसको खरीदेंगे और जानना चाहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, आप किसी जो भारतीय सैनिक का ही फायदा करा रहे हो, लेकिन मिसगाइड कर रहे हो ना, वो गलत है। अब आपको तब मैं अच्छा मानूंगा कि चलो
भारतीय सरकार ने या अंदर जो भी बैठे थे, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, या मैं प्रधानमंत्री को ही ले लेता हूं, अगर उनको लगता था कि मतलब ये छपी नहीं है, अब आगे आपको आवाज ये उठाना है कि क्या उस वो प्रेस पे कार्रवाई करेंगे, क्या जहां से ये किताब क्लियरेंस के लिए गई है वो तो कॉन्फिडेंशियल है ना, क्योंकि ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं। वो कॉन्फिडेंशियल से जहां से ये लीक हुई, क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्या द कारवा के ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्या उसको शोकास नोटिस भेजेंगे कि भाई जो आपने इसमें छापा है वो आपको मिला कहां से? क्योंकि जो बातें हुई हैं संसद में, जो चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में वहां पे जो चर्चा हो रही है, ये छोटी मोटी चर्चा नहीं है, ये मनोहर कहानियां नहीं है फिल्मों की कि उसका अफेयर उसके साथ चल रहा है, उसका अफेयर उसका साथ चल रहा है, वो उसके साथ भाग गई, उसके साथ रह गई। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या आप इसके बारे में आगे भी प्रोसीड करोगे? अगर आप नहीं करते हो तो मैं ये मान लिया जाएगा कि आप केवल पब्लिसिटी स्टंट कर रहे थे और जो देश का टैक्स का पैसा है वो बर्बाद करने पे लगे हुए हो और कुछ नहीं कर रहे हो। जो चर्चा होनी चाहिए तो वो चर्चा नहीं करते हैं। दोस्तों, मेरा जो चर्चा करने का मुख्य मुद्दा यही था कि जनरल नरवणे के जो किताब का विमोचन राहुल गांधी करना चाहते तो उन्होंने कर लिया। ये मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।